हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है अपने वन एग्ज़ाम के ऑनलाइन पोर्टल पर। और आज हम एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं ऑडिटिंग की, जिसके अंदर हम पूरा ऑडिट सब्जेक्ट जो है वो कवर करेंगे। और ज़रूरी बात ये है कि ऑडिट जैसा सब्जेक्ट जो हर एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि थ्योरी पार्ट है पूरा, प्लस ये कंपनी लॉ हो गया, अकाउंटिंग हो गया, इंड एएस हो गए, एएस हो गए, उनसे भी कहीं ना कहीं ये लिंक्ड है कुछ चीज़ें इसके अंदर। तो ऑडिट का महत्व बढ़ जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ऐसे में खास करके अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर भी गलत कर देते हो क्वेश्चन, तो वो बड़ा आपके लिए एक नुकसान वाली चीज़ होती है। मेरा आपसे वादा ही नहीं, बिल्कुल मैं विश्वास के साथ, यकीन के साथ आपको कह रहा हूँ, ऑडिट से इजी कुछ भी नहीं है। एक भी क्वेश्चन गलत होने की बिल्कुल कोई संभावना नगण्य हो जाएगी आपकी, प्रोवाइडेड आप कुछ ये वीडियोस जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इन्हें देखिए। प्लस लेक्चर्स के दौरान मैं कुछ आपको छोटी छोटी चीज़ें आपसे भी एक्सपेक्ट करूँगा, तो वो आप पूरी करते रहिएगा। ऑडिट के अंदर आप किसी भी किताब का, किसी भी एग्ज़ाम का पुराना क्वेश्चन उठा के आप प्रैक्टिस कर लेना। मैं खुद आपको क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए, उन्हें आप ट्राई कर लेना। किसी तरह की गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, ठीक है। तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ अपन शुरू करते हैं अपनी जर्नी ऑडिट की। अपने क्लास का ड्यूरेशन एक लेक्चर का 40 to 45 मिनट्स मैक्सिमम रहेगा। प्लस पढ़ने की अप्रोच ये रहेगी कि मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सारे समझाऊंगा, एलोबरेट करूँगा एकदम सिंपल तरीके से, देन तुरंत उसको हम वापस से समराइज़ करेंगे, उसको शॉर्ट में कवर अप करने के लिए, ताकि अपने दिमाग के अंदर इतनी सारी बातें याद होने की वजह उसका पूरा जो क्रक्स है, उसकी जो समरी है, वो अपने दिमाग के अंदर पिक्चर फिट हो। तो जैसे ही 45 मिनट्स होंगे, मैं तुरंत से आपको उसको समराइज फॉर्म में एक चार्ट के जरिए उसको कवर करवाऊँगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्लास के अंदर चाहे जो भी नोट्स यूज़ लें, या मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ब्लैंक पेपर के ऊपर भी पढ़ा सकता हूँ। आपको स्टडी के लिए मैं अलग से नोट्स प्रोवाइड करूँगा, बिल्कुल अच्छे रंगीन कलर्ड, और जिसके अंदर बिल्कुल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो मेरे खुद के द्वारा कंपाइल किए गए हैं, तैयार किए गए। तो वो आपको मैं पीडीएफ जो है वो हर लेक्चर वाइज या हर टॉपिक वाइज जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी इसके अलावा बचे एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए एन नंबर ऑफ एमसीक्यूज, चाहे जनरल हो चाहे पास्ट एग्जाम्स के हो, दोनों कैटेगरी के मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप सफिशिएंट प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। बस पहली चीज़ दिमाग में एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हो तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ शुरू कीजिए। ये मान के चलिए कि ऑडिट अगर आप कर रहे हो तो ऑडिट के अंदर चाहे जितने भी सवाल आए, 5 आए, 10 आए, 50 आए, एक भी आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। मीडियम की बात कर दूं, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए मैं एक साथ ही पढ़ा रहा हूँ। मेरा सारा एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है वो हिंदी के अंदर रहेगा। कुछ मैं जो नोट्स वर्ड है जो इंग्लिश में लिख रहा हूँ या यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका मैं पैरेलल हिंदी शब्द भी आपको, हिंदी अर्थ भी आपको बताता रहूँगा। तो मीडियम हमारे समझने के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी या दीवार अपने आप में वो नहीं बनेगी। तो आप भी इस तरह का, किसी तरह का बैरियर अपने माइंड में लेके ना चलें। आप दिमाग अपना अगर क्लियर करके पढ़ना शुरू करोगे तो डेफिनेटली आप ज़्यादा बेटर रिजल्ट तक पहुंच पाओगे, बजाय कि अगर आप दिमाग में कोई पूर्वाग्रह लेके चलते हो कि ये हिंदी की है, ये इंग्लिश की है, ये इस तरीके से है, उस तरीके से। तो कोई भी तरह की चीज़ आपको दिमाग में नहीं रखनी है। आपको सिर्फ एक ही होना चाहिए कि अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो ऑडिट आपका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। 99.99% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, जो मेरा विश्वास है बिल्कुल 100% होगी इन क्लासेस के एंड में। शुरू करें अपना डिस्कशन। तो अभी हम लोग पहले ऑडिटिंग के अंदर पढ़ेंगे क्या, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑडिट का, ऑडिट का इंट्रोडक्शन, यानी कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे ऑडिट के, ठीक है। अभी बेसिक्स वैसे बेसिक नाम से है, लेकिन इसके ऊपर एग्जाम्स के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इन बेसिक्स के ऊपर भी मैं बताऊंगा आपको, जैसे जैसे चीज़ें आएगी मैं बताऊंगा इस पर किस तरह के एमसीक्यूज पूछे गए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले, चलिए मैं नोट से ही रेफर कर रहा हूँ।
ये मैं बुक को रेफ़र कर रहा हूँ, मॉड्यूल को, लेकिन आपको मैं जो नोट्स दूंगा वो बहुत ही समराइज्ड और कंडेंस्ड फॉर्म में होंगे। इस तरीके से इतनी बड़ी बुक नहीं दूंगा मैं आपको। जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। प्लस मैंने जो दूसरी बात बोली कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए है, बाद में याद रखने के लिए मैं आपको सिर्फ एक चार्ट बनवाऊंगा छोटा सा, तो वो चार्ट तो आपको साथ साथ में प्रिपेयर करना ही होगा, ठीक है। हालांकि मैं भी जब क्लासेस अपनी कंप्लीट होगी तो उसकी कंप्लीट पीडीएफ जो चार्ट अभी तक हर क्लास के बाद में, हर टॉपिक के बाद में बनेंगे, उनको कंपाइल करके आपको दे दूंगा। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा आप अपने साथ खुद भी एक छोटी सी नोटबुक मेंटेन करें जिसमें ये सारे चार्ट्स बनाते रहें, ताकि इससे होगा क्या कि आप जब चाहे जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुरंत बैठ के 10, 20, 50 पेज वो रिवीजन कर सकते हो इमीडिएटली। विद इन 1 या 2 घंटे के अंदर आप कंप्लीट ऑडिटिंग का रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। बेसिक बातें हैं थ्योरेटिकल, तो मैं एक बार इसी के जरिए पढ़ा रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट लेक्चर से मैं मेरे खुद के नोट्स जो है उन्हीं को मैं आपके सामने ले आऊँगा, उन्हीं से अपन लोग चीज़ें रेफ़र किया करेंगे। जो ऑडिटिंग है वो एक लैटिन वर्ड है, ऑडायर। इसका मतलब होता है सुनना। क्या मतलब होता है? सुनना, टू हियर, किसी को सुनना। क्या मतलब है ये ऑडायर? ये वर्ड था जिससे, लैटिन वर्ड था जिससे ऑडिट शब्द बना है, ऑडिट शब्द की उत्पत्ति हुई। आप जानते हो हमारे यहाँ डे टू डे यूज़ में जितने भी हम शब्द देखते हैं या तो ग्रीक हो या लैटिन वर्ड से वो आए हुए हैं, ठीक है। तो पहले वहाँ पे क्या होता था कि जो अकाउंटेंट है राजा का, मतलब जो हिसाब किताब रखता था, उसने साल भर अकाउंट्स मेंटेन किए, हिसाब किताब मेंटेन किया। अब साल के अंत में या 6 महीने के अंत में या क्वार्टर के एंड में जो इनका ऑफिसर हुआ करता था, जो भी इनके ऊपर का अधिकारी हुआ करता था, वो क्या करता था, बैठता था इनके पास और इनको बोलता था कि भाई जो आपके हिसाब किताब चौपड़े हैं सारे वो लेके आओ और ज़ोर ज़ोर से बोल के सुनाओ। तो वो बोल के सुनाता था और ये सुनता था। तो ये एक तरीके से सुन के क्या कर रहा है, ऑडिट कर रहा है कि भाई उसके अंदर कोई गलती तो नहीं है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो ऑडिटिंग की है इस सुनने की गतिविधि से क्या हुई, शुरू हुई, ठीक है। और ये लैटिन वर्ड था, क्या सुनने को बोलते हैं वहाँ पे, ऑडायर। इसको कैसे भी आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सुनना, ये क्या था, ऑडिटिंग की शुरुआत थी। ओके, आगे बढ़े। क्या होता था इसके अंदर, जो अकाउंटेंट था उसने जो हिसाब किताब मेंटेन किए वो पढ़ के सुनाता था, दूसरा जो ऑफिसर है वो क्या करता था, बैठ के सुनता था। इसके अलावा जो कौटिल्य है, यानी जो चाणक्य है अपने भारत के पहले अर्थशास्त्री या दुनिया के पहले अर्थशास्त्री, चाणक्य की किताब जो है अर्थशास्त्र, मतलब इकोनॉमिक्स के ऊपर उन्होंने जो किताब लिखी, वैसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स के जनक जो थे एडम स्मिथ थे। इन्होंने लिखा था क्या, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ ए नेशन। वो पहली किताब लिखी थी जिसको पूरी दुनिया मानती है क्या, इकोनॉमिक्स की पहली किताब। लेकिन चाणक्य ने उससे बहुत बहुत पहले ये किताब लिख दी थी अर्थशास्त्र। उसके अंदर भी उन्होंने अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का इस्तेमाल किया है शब्दों का। मतलब बताया है कि एक राज्य होता है जिसके पूरा फाइनेंस जो होता है, वित्त जो होता है, उसका हिसाब किताब होता है, फिर उसको एक चेक करता है। मतलब अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को उन्होंने भी कहीं ना कहीं रेफर किया है, किसमें, अपनी अर्थशास्त्र के अंदर। ओके, अब ये तो बात हो गई पुराने ज़माने की कि ऑडिट की शुरुआत कहाँ से हुई। पहली चीज़ हमने यही देखी इंट्रोडक्शन के अंदर, ऑडिट की शुरुआत, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ठीक है। इसमें हमने एक बात पढ़ी कि ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है क्या, टू हियर, सुनना, ठीक है। इसके अलावा जो अर्थशास्त्र है किसका, चाणक्य कह दो या कौटिल्य कह दो, उसके अंदर भी उसने किसको रेफर किया है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को रेफर किया है, ठीक है। चाणक्य के बारे में आप जरूर पढ़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति थे।
स्टोरी खास करके इनकी जो कहानी है उसको ज़रूर आप सुने, जब भी आपको टाइम मिले इस तरह की स्टोरियाँ सुना कीजिए। दूसरी चीज़ पे आते हैं, मीनिंग ऑफ ऑडिट। ऑडिट कह दीजिए या इसको ऑडिटिंग भी कहते हैं, एक ही बात है, ऑडिट या ऑडिटिंग। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, अंकेक्षण। ये कुछ शब्द मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं ऑडिटिंग। जो ऑडिट करता है होती क्या है अभी पढ़ते हैं हम लोग, है ना, ऑडिट क्या होती है, मीनिंग पे अभी आते हैं। जो ऑडिट करता है उसको बोलते हैं ऑडिटर। क्या बोलते हैं, ऑडिटर, यानी अंकेक्षक। क्या बोलते हैं हिंदी के लिए, अगर माफ़ी कीजिएगा अगर कोई शब्दों में त्रुटि हो तो, अंकेक्षक। जिसकी ऑडिट होती है, मतलब अगर मैं मेरी ऑडिट करवा रहा हूँ तो उसको बोलते हैं ऑडिटी। क्या बोलते हैं, ऑडिटी। और जो करता है वो ऑडिटर, और पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑडिट बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। ऑडिट हो गया, ऑडिटर हो गया और ऑडिटी हो गया, 3 शब्द मिलके ये बना है। अब समझिएगा मीनिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिटिंग का मतलब समझिए। मान लो ये क्या है सब, ये है ए लिमिटेड। कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, कंपनी का नाम है मैसर्स ए लिमिटेड। इस कंपनी बिजनेस, क्योंकि ये लिमिटेड है मतलब कंपनी है, तो कंपनी के अंदर क्या है, ये कंपनी है। तो इस कंपनी के अंदर क्या है, देखिए कंपनी के मालिक जो है वो कौन है बताइए। मालिक तो होते हैं इसके शेयर होल्डर, आप जानते हो, जिनको अपन अंशधारी भी कहते हैं। मतलब कंपनी के जो शेयर है वो जिसके पास है वो कंपनी का क्या है, मालिक है। ओके। दूसरी चीज, कंपनी को चलाते कौन है, कंपनी को रन कौन करते हैं। चलाने का मतलब कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन सॉरी, लेकिन इसका मतलब कंपनी को मैनेज कौन करते हैं, डे टू डे जितने भी काम होते हैं ये सारे कौन करते हैं। तो हम कहेंगे कंपनी का क्या होता है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल जिसको बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये लोग कौन है, इन लोगों को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, कंपनी के मालिकों द्वारा, यानी अंशधारियों द्वारा, शेयर होल्डर्स के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नियुक्त किया जाता है। क्यों नियुक्त किया जाता है, कि भाई आप हमारे बिजनेस को क्या कीजिए, मैनेज कीजिए। क्या कीजिए, मैनेज कीजिए, चलाइए बिजनेस को, प्रॉफिट कमाइए, व्यापार को चलाइए। जैसे व्यापार है किस चीज़ का, मान लो ये कार बनाती है कंपनी, कार मैन्युफैक्चर करती है, कार बनाती है। तो इन मालिकों ने कहा भाई पैसा हमने दे दिया, दिमाग आपके पास है, आप चाहे MBA लाइए, चाहे CA लाइए, चाहे कोई बड़ा से बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति लाइए, और वो क्या कीजिए, अपने व्यापार को बढ़ाइए चढ़ाइए, इंजीनियर्स लाइए और व्यापार को प्रॉफिट कमा के दीजिए हमें। तो ये शेयर होल्डर्स जो कंपनी के एक तरफ मालिक हैं, दूसरी तरफ कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो क्या कर रहे हैं, बिजनेस को चला रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हैं। अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो बिजनेस को चला रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर समझते हैं अपन, जो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या करते होंगे ये लोग, कुछ इनकम भी कमाते हैं और कुछ एक्सपेंसेस भी करते हैं, मतलब कुछ खर्चे भी करते हैं और कुछ आय भी कमाते हैं। मतलब जो भी ये कार बना रहे, बेचने से पैसा आता होगा, प्लस कार बनाने में
जो भी रॉ मटेरियल, प्लास्टिक, टायर, रबड़, मजदूर खर्चे, लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, ये सब खर्चे भी होते हैं। ओके, प्लस इनकी कुछ असेट भी होगी। असेट यानी इनकी कुछ संपत्तियां होगी, जैसे कोई मशीन है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, ज़मीन है, ठीक है। और कुछ लाइबिलिटीज़ होगी, मतलब कुछ जिम्मेदारियां भी होगी, जैसे किसी को पैसा, किसी से सामान उधार खरीदा तो उसको पैसा देना है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है बाकी, तो इस तरह की कुछ लाइबिलिटी होगी। तो ये फाइनेंशियल ईयर के दौरान पूरा हिसाब किताब, ये हिसाब किताब कौन रख रहा है बताओ? ये मैनेजमेंट ही रख रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ऐसा तो है नहीं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 10 लोग हैं मान लो, सिर्फ वो 10 मिलके ही कंपनी चला रहे हैं। इन्होंने क्या किया होगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया होगा। स्ट्रक्चर का मतलब समझे, इन्होंने एक फाइनेंस मैनेजर बनाया होगा, एक प्रोडक्शन मैनेजर बनाया होगा, एक सेल्स मैनेजर बनाया होगा, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज। फिर उनके नीचे एक अकाउंटेंट होगा, इसके नीचे और कोई होगा, और कोई होगा, इस तरीके से सबके नीचे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे, फिर सबसे नीचे लेबर भी काम कर रही होगी। तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। ओके, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी मैनेजमेंट ने अपना जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसने साल भर की इन पूरी गतिविधियों का क्या किया, इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो चाहे एसेट हो चाहे लाइबिलिटी हो, पूरा हिसाब किताब मेंटेन किया। अब ये जो मालिक है, शेयर होल्डर्स है, ये जानना चाहते हैं कि भाई इन्होंने जो भी इनकम दिखाई, जो भी एक्सपेंसेस दिखाए, जो भी ये खर्चे लाइबिलिटी जो भी दिखा रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं है। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न। मैं ज़्यादा डिटेल में बेसिक्स है इसीलिए तसल्ली से पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है आपको ये चीज़ें बहुत बेवकूफ़ लगे कि इतनी बेसिक चीज़ें क्या बता रहे हैं। कोई जल्दी नहीं है, एक क्लास है बेसिक की, आराम से सुनिए। क्या ये सही बनी या नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट मैं आगे बताऊंगा। ये इतना मैं इसीलिए बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की जिम्मेदारी, और इस पे इतने सवाल आते हैं और इतने गलतियाँ होती है, क्या बताऊँ मैं आपको बताऊंगा लाइव एग्जाम्पल। इसके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए और गलती की हुई, और आपसे पूछूंगा और आप गलती करोगे पढ़ के, तो समझिएगा। तो क्या ये साल भर में जो भी इनकम, एक्सपेंसेस, असेट, लाइबिलिटी, जो भी हिसाब किताब किसने रखा? मैनेजमेंट ने रखा। मैं मैनेजमेंट शब्द यूज ले रहा हूँ। अब मैनेजमेंट के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लस उनके जो भी नुमाइंदे हैं, ये फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एडवर्टीजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंजीनियर, फिर इसमें जो भी इनके सीए होंगे, सीएस होंगे, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, इन लोगों ने मिलकर ये हिसाब किताब बनाया है। क्या ये सही है या नहीं? तो एक तरीका निकाला गया। क्या? इन मालिकों ने, ये जो शेयर होल्डर्स, जो मालिक है कंपनी के, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे मान लो XYZ, या ऐसा उल्टा नाम क्यों रखते हैं, सूर्या भाई, जानते हो डॉन नंबर 1, सूर्या भाई एंड कंपनी, जो क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए कर ली इन्होंने, सूर्या भाई ने। सीए के पास गए, ये इनकी सीए फर्म है सूर्या भाई एंड कंपनी, जिसमें ये सीए हैं, इनके साथ ही 1-2 और सीए हैं, और ये मिलके ऑडिट का काम करते हैं इस तरीके के। ये मालिक गए किसके पास? सूर्या भाई एंड कंपनी के पास, और इनको कहा कि भाई एक काम कीजिए, ये हमारा ए लिमिटेड है, बिजनेस है, हम कार बनाने का काम करते हैं, आप आइए और हमारा जो ये हिसाब किताब है इसको क्या कीजिए, चेक कीजिए। क्या कीजिए? चेक। इसको चेक करना है, जो भी हिसाब किताब इन्होंने बनाया है। किसने बनाया है? मैनेजमेंट ने बनाया है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? सूर्या भाई ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे, चेक ही तो करना है। वो क्या करेंगे, जो भी इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, जो भी इनकी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम आती है और
एक्सपेंसेस आते हैं फॉर द ईयर, साल भर के लिए। बैलेंस शीट में आती है एज ऑन द डेट, उस दिन की स्थिति कि उस दिन क्या असेट थी और क्या लाइबिलिटीज थी, पूरा इनका ब्यौरा जो है वो इसके अंदर। तो ये चेक करेंगे क्या, P&L और बैलेंस शीट। मान लो P&L में ये इनकम उठाई और इनकम में इन्होंने पहली एंट्री देखी कार सेल और आगे लिखा हुआ था 10 करोड़ रुपए कार बेचने से आए। तो ये ऑडिटर बंधु क्या करेगा, सूर्या एंड कंपनी, ये इनसे पूछेंगे कि भाई आपने 10 करोड़ की कार बेचना बताया है, मुझे ज़रा ये बताओ इन 10 करोड़ की कार बेची, इनके इनवॉइस, इनके बिल कहाँ हैं। तो वो पूरा चोपड़ा लेके आएगा, हिसाब किताब, वो बिल देखेगा एक एक नहीं देखे, सेलेक्टेड कुछ करके देखे। कैसे करेगा वो हम आगे देखेंगे कि उनको चेक कैसे करेगा, प्रोसेस आगे। अभी सिर्फ ये जानना है कि वो इनवॉइस देखेगा, फिर स्टॉक रजिस्टर देखेगा कि भाई इतनी कारें बिकी है तो अपने यहाँ से गई भी होगी, फिर मैन्युफैक्चरिंग के रिकॉर्ड देखेगा कि इतनी कार बनाई भी है कि नहीं है, फिर इनका पैसा भी आया होगा, अगर 10 करोड़ का ये कह रहे हैं बेचा तो पैसा कहाँ आया, तो इसके लिए बैंक स्टेटमेंट देखेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें करके वो इनकम के एक एक आइटम, खर्चे जितने दिखाए उसका एक एक आइटम सब वो तसल्ली से चेक करेंगे। और चेक करने के बाद वो क्या करेंगे, एक रिपोर्ट देंगे। क्या देंगे, एक रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट क्या होगी बताओ, आप ही बताओ, रिपोर्ट क्या होगी। क्या एक एक आइटम के बारे में बताएंगे फिर से कि भाई कार सेल ये सही है, ये सही है, या सिंपल इतना कहेंगे कि भाई सब कुछ सही है या नहीं है। सिंपल सा बताना है कि भाई जो बनाया वो ठीक है या नहीं। अगर नहीं है तो वो और बता देगा इस कारण से नहीं है कि भाई एक तो कार वाले में गड़बड़ है, इसमें हिसाब आपके गलत हो रहा है, एक इसमें हिसाब गलत हो रहा है, बाकी सब सही है। तो वो एक रिपोर्ट देगा क्या, कि सब कुछ सही है या नहीं। ये जो पूरी गतिविधि है इसको बोलते हैं ऑडिटिंग। क्या बोलते हैं, ऑडिटिंग, यानी अंकेक्षण। कहने का मतलब ये, जब किसी व्यापार की जो इनको बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ये आते हैं बैलेंस शीट और P&L, और उसके सपोर्टिंग जो होते हैं उनको बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दोबारा थोड़ा सा मैं यहाँ जगह की कंजूसी कर रहा हूँ, लेकिन समझिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सुनिएगा, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्लस इनके जो नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, नीचे नोट्स दिए जाते हैं वो सारे, ये क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मतलब फाइनल रिपोर्ट है, ठीक है, जो कितने की होगी, 10, 20, 50 पेज की होगी। लेकिन साल भर जो व्यापार हुआ, जो ट्रांजैक्शन हुए, उनके तो बहुत बड़े ट्रक भर के रिकॉर्ड है, इतने सारे पेमेंट हुए। अब रिलायंस की इतनी बड़ी कंपनी है, तो जो उसके मालिक हैं वो तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मतलब, उन्हें एक पेज की बैलेंस शीट, एक पेज की P&L चाहिए, उन्हें तो समरी चाहिए पूरे समराइज्ड फॉर्म में कि भाई सेल टोटल कितनी हुई। अब उस हर सेल का एक एक रिकॉर्ड होगा, तो वो सारे सपोर्टिंग क्या कहलाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की बुक, उसके अंदर क्या होता है आपका, जर्नल, लेजर, ये आपने पढ़े होंगे कभी, ट्रायल बैलेंस, वाउचर्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक बुक, कैश बुक, पासबुक, पता नहीं क्या कितने तरह के रिकॉर्ड, ये सारे किसके पार्ट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के पार्ट है। तो दोबारा सुनिएगा, जब किसी बिजनेस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो किसके द्वारा प्रिपेयर्ड है, मैनेजमेंट के द्वारा प्रिपेयर्ड है, उनकी चेकिंग किसके द्वारा की जाती है, किसी इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद व्यक्ति के द्वारा। ध्यान रखिएगा, अगर ये कंपनी के मालिक इन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कह दे कि आप ही चेक कर दो इसको, तो बताओ क्या ये सही तरीके से चेक कर पाएंगे। खुद ही इन्होंने बनाए और खुद ही चेक कर रहे हैं, क्या कोई व्यक्ति खुद का काम किया उसमें गलती निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता, ठीक है।
तो ये किसी इंडिपेंडेंट, एकदम जो आज़ाद है, इनसे प्रभावित नहीं है, ना इसको इनसे लेना देना है, ना इससे लेना देना, मालिक से भी नहीं है, ना मैनेजमेंट से। तो ये इंडिपेंडेंट व्यक्ति को नियुक्त करते हैं ताकि वो क्या कर सके, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट दे सके कि वो जो है ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है अभी आते हैं। ट्रू का मतलब सही, फेयर का मतलब प्रॉपर तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है। अभी आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। मोटा मोटी आपको समझ आ गया होगा, दोबारा से बता दूं। मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं बिल्कुल एकदम, ताकि आपको समझ आए। जब किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी इंडिपेंडेंट व्यक्ति द्वारा, बहुत ही लेमैन डेफिनेशन बता रहा हूं है ना, आप इसमें अभी कमियां मत निकालना, बहुत कमियां इस डेफिनेशन में। किसी इंडिपेंडेंट व्यक्ति द्वारा चेक किया जाता है, प्लस वो रिपोर्ट देता है कि सब कुछ सही है या नहीं। एकदम लेमैन, मतलब बिल्कुल सरल तरीके से मैंने ये डेफिनेशन जो हमने समझी है उसी को मैंने शब्दों में लिखा है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ तक मेरे हिसाब से ओके है, एकदम बेसिक चीज़ बताई मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं, आए जरा। जब हम बात कर रहे हैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, मुझे बिजनेस नहीं लिखना चाहिए था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी भी संस्था। अब वो संस्था क्या हो सकती है, प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है, मतलब कोई व्यापार कर रही है मुनाफा कमाने के लिए, या नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है, मतलब जो एनजीओ टाइप का हुआ उसकी भी ऑडिट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है जो सिर्फ प्रॉफिट कमाती है, जो प्राइवेट कंपनियां होती उन्हीं की ऑडिट हो, ठीक है। तो संस्था कोई भी हो सकती है, प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट। इसकी जो साइज है वो कैसे भी हो सकती है, स्मॉल हो चाहे बिग हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह छोटा व्यापार है इसको ऑडिट करने की क्या ज़रूरत है, यह बड़ा है सिर्फ इसी को करना है, तो साइज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर लीगल स्ट्रक्चर, लीगल स्ट्रक्चर का मतलब चाहे वो कंपनी है, चाहे वो फर्म है, चाहे वो प्रोप्राइटर है, चाहे वो ट्रस्ट है, चाहे वो सोसाइटी है, कोई भी तरह का उसका लीगल स्ट्रक्चर है, चाहे वो एचयूएफ है, मतलब चाहे वो कंपनी बना के काम कर रहे हैं, चाहे पार्टनरशिप फर्म है, चाहे प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उसका लीगल स्ट्रक्चर वो रजिस्टर्ड कैसे है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग, वेदर इट इज अ स्मॉल और बिग, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, उसकी साइज को ध्यान न रखते हुए, एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल स्ट्रक्चर, उसके लीगल स्ट्रक्चर को भी इग्नोर करते हुए उस संस्था की क्या हो सकती है, ऑडिट हो सकती है। ओके, तो एक चीज क्लियर हुई। अगर कोई भी प्रश्न पूछे आपसे कि, अब एक बात मैं और बताना चाहता हूं यहाँ पे, देखिए आज की डेट में इंडिया में, भारत में जो ऑडिट है, ऑडिट जो है वो कंपलसरी, कंपलसरी समझते हो, ज़रूरी, यानी ज़रूरी, आपको ऑडिट करवानी ही करवानी, नहीं तो पेनल्टी लगी। जो कंपलसरी है
वो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है। लिमिटेड लोग का मतलब कोई कंपनी है तो उसके लिए है, फिर कुछ ट्रस्ट होते हैं ऐसे, उनके लिए होती है। बाकी पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, इनके लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं है। लेकिन क्या कंपलसरी है तभी ऑडिट हो सकती है? बिना कंपलसरी भी ऑडिट तो हो ही सकती है। तो हम तो अभी ऑडिट को पढ़ रहे हैं, इसको इसके साथ मिक्स मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि भाई फर्म को तो ऑडिट करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, कंपलसरी नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हो कि इसकी ऑडिट हो सकती है? तो देखिए, कंपलसरी होने में और होने में, दोनों में फ़र्क है। ऑडिट हो तो सकती है ना, कंपलसरी भले नहीं हो। ओके, तो किसी भी बिजनेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट हो सकती है। दूसरी चीज़ हमने कहा इंडिपेंडेंट व्यक्ति के द्वारा, यानी जो ऑडिटर है, ऑडिट करने वाला, यानी जो अंकेक्षक है आपका, उसका इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। क्या मतलब है? देखिए, अगर मान लो ये कंपनी के ओनर है, मालिक है, ये मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने क्या बनाए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करवाए। ओके, अब जो इस ओनर ने ऑडिटर नियुक्त किया इसकी चेकिंग के लिए, वो ऑडिटर या तो इस मैनेजमेंट का ही पार्ट है, मतलब कंपनी का ही एम्प्लॉय है, कंपनी का ही क्या है? एम्प्लॉय है, यहाँ काम करने वाला है। तो बताओ क्या वो गलती निकालेगा? नहीं, उसे डर है अगर मैंने गलती निकाली मुझे नौकरी से निकाल देंगे। या किसी का रिलेटिव है तो भी वो रिश्तेदारी निभाएगा, या उसने कुछ उधारी ले रखी है कंपनी से तो उसे लगेगा कि अगर यार मैंने कुछ गलती निकाली तो पैसा मेरे से वापस उधार मांग लेंगे। तो ये जो ऑडिटर है ये क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव, पूरी तरह से आज़ाद होना ज़रूरी है। ओके, दूसरी बात भी क्लियर है। अब और आखिरी बात, जो वो रिपोर्ट देता है, वो चेकिंग करेगा, फाइनली रिपोर्ट देगा। चेक करने के बाद क्या करेगा? वो एक रिपोर्ट देगा। इस रिपोर्ट में वो क्या लिखेगा? वो लिखेगा ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू क्या मतलब है? इस ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब तो देखिए, समझिएगा, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। वैसे तो ये आगे आएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ। जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो वो 100% चेकिंग नहीं कर सकता। 100% चेकिंग नहीं कर सकता, क्यों? तो देखिए, किसी भी व्यापार के अंदर, छोटे से छोटा व्यापार लोगे ना, इतने सारे रिकॉर्ड होते हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों। एक बैंक है, उसमें सालों में कितने अरबों ट्रांजैक्शन होते हैं। क्या हर ट्रांजैक्शन को ऑडिटर चेक कर सकता है? नहीं कर सकता। उसके पास इतना समय नहीं है, इतनी कॉस्ट नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो इतने सारे इक्विपमेंट लोग खरीद के लाके पूरी चेकिंग करवाए। ठीक है, तो इस वजह से ऑडिटर 100% चेकिंग नहीं कर सकता। वो क्या करता है? सैंपल चेकिंग करता है। कुछ सैंपल्स लेके, कुछ हम पढ़ेंगे आगे, ऑडिट के टूल्स बोलते हैं इनको, तरीके। ठीक है, तो उनके जरिए वो ऑडिट करता है। तो क्या ऑडिटर कभी भी 100% सर्टिफिकेट दे सकता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 100% एक्यूरेट है, कि भाई इसमें कोई गलती नहीं, मैं सर्टिफाइड ठप्पा लगा के दे रहा हूँ? क्या ऐसा कर सकता है? बताओ, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने 100% चेकिंग ही नहीं की। तो इसीलिए दूसरा शब्द निकाला गया कि भाई जो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ठप्पा लगा के तो नहीं दे सकता। जो अपनी रिपोर्ट देगा ये ऑडिटर, इसमें वो सर्टिफाई
नहीं कर सकता, सर्टिफाई नहीं कर सकता। ओके, तो क्या किया जाए, सर्टिफाई नहीं कर सकता, तब ये सब निकला ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑडिटर सिर्फ इतना कहेगा कि भाई जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन, जानकारियाँ, जो भी फिगर्स लिखे हुए दिख रहे हैं, एक तो वो क्या है, ट्रू है, यानी सत्य है। सत्य कैसे है कि भाई हमने क्या किया, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट थे बुक्स ऑफ अकाउंट, उनसे सैंपल बेसिस पे चेक किया और जितना हमने चेक किया उसके हिसाब से ये हमें सत्य लग रहा है। ऐसा नहीं है बाकी में कहीं और गलती हो सकती है, लेकिन हमने जितना चेक किया उसमें कोई गलती हमें नहीं मिली। मतलब मोटा मोटी ये क्या है, सत्य है। जितना हमें तसल्ली से हमने चेक कर लिया, हमें कोई गड़बड़ नहीं मिली। प्लस फेयर व्यू दे रहे हैं। फेयर व्यू का मतलब कोई भी गलत प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। कुछ भी गलत प्रदर्शित करने का मतलब, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनिपुलेशन हो सकता है, गलत दिखाई जा सकती है सूचना। गलत कैसे दिखाई जाती है सूचना, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए समझिएगा, कुछ ऐसी बैलेंस शीट होती है, मान लो मैं अगर पुराने तरीके से बनाऊं बैलेंस शीट या नए तरीके से बनाऊं, ऊपर आता है शेयर होल्डर्स फंड, इधर शेयर होल्डर्स का फंड यानी लाइबिलिटीज जो है अपनी, फिर आते हैं असेट और इधर अपने अमाउंट आता है। ठीक है, ये सारे अमाउंट आते हैं इधर। अब मान लो फेयर व्यू का मतलब, असेट के अंदर मान लो दो तरह के आते हैं, एक करंट असेट, एक फिक्स्ड असेट। करंट असेट वो है जो 12 महीने से कम समय के लिए है, कि अगले 12 महीने में आपका बेचने का इरादा है कि नहीं है, रखने का इरादा है कि नहीं है। अब मैनेजमेंट ने इन करंट, मान लो बैंक के पास लोन लेने जब जाती है कंपनी, ठीक है, तो वो देखते हैं कि भाई कंपनी के पास फिक्स असेट कितने हैं, जो परमानेंट असेट है वो कितने हैं। ठीक है, कंपनी ने क्या किया, कुछ करंट असेट को फिक्स असेट में दिखा दिया। वो बेचने वाले तो थे 12 महीने में, लेकिन उनको यहाँ शो कर दिया या इसको यहाँ शो कर दिया। यहाँ कोई लोन दिया था, लोन दिया था मतलब सॉरी ये लोन यहाँ आएगा, है ना, लोन दिया है मतलब अपना एसेट है आपके लिए, आपको पैसा लेना है, लोन दिया है। तो ये तो वैसे क्या होना चाहिए, लोन गिवन इस तरीके से, लेकिन आपने इस लोन दिखाने की बजाय इसको क्या दिखा दिया, डिपॉजिट दिखा दिया कि भाई हमने, ये मिस्टर ए है, उसके पास पैसा डिपॉजिट करवा रखा है। ठीक है, हमें वापस तो लेना है, लोन के अंदर भी वापस लेना। अब लोन लोगे तो इस पर इंटरेस्ट का भी पूछेगा कि भाई लोन दिया तो ब्याज रिकवर किया कि नहीं किया। आपने डिपॉजिट दे रखा है तो उस पर तो कोई ब्याज मिलता ही नहीं है, तो क्या लोन को डिपॉजिट की तरह तो नहीं दिखा रहे हैं। और भी हजारों तरह के इस तरह के गलत प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, जिससे जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं, मतलब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो इस्तेमाल करते हैं लोग, शेयर होल्डर्स हो गए या हमारे जैसे इन्वेस्टर हो गए, जो आज किसी कंपनी में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसने बैलेंस शीट देखी, P&L देखा कि भाई कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो अगर ये सूचना ही गलत है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत है, तो जो इन्वेस्टर है उसका डिसीजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और वो पैसा गलत कंपनी में लगा देगा, जो सरकार बिल्कुल नहीं चाहती, जो लोग बिल्कुल नहीं चाहते। इसीलिए वो क्या देता है, ट्रू एंड फेयर व्यू का ओपिनियन देता है कि भाई सारी इंफॉर्मेशन सत्य है, प्लस उनको फेयरली प्रेजेंट किया गया है। तो इसका मतलब होता है ट्रूथफुली रिकॉर्डेड, उनको एक तो रिकॉर्ड जो किया गया, दर्ज किया गया, वो सही है, ट्रूथफुली, एंड फेयरली प्रेजेंटेड, और उनको फेयर तरीके से दिखाया गया है। एक तो रिकॉर्ड करना मतलब जो सूचनाएं एकत्रित करके यहाँ पे रिकॉर्ड करके दिखाना, वो सारी सही है, और जो जैसे दिखाया है वो सारा फेयर है। दोनों चीजें समझ आ गई, ट्रूथफुली रिकॉर्डेड, फेयरली प्रेजेंटेड, भूलना मत, ट्रूथफुली रिकॉर्डेड एंड फेयरली प्रेजेंटेड। इज इट ओके? ठीक है,
तो ये बेसिक ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ आया होगा मोटा मोटी। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस दी हुई है, हम क्विकली उनको देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये लॉरेंस जी ने दी है। इन्होंने कहा है ऑडिट जो है एक एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन का मतलब चेकिंग ही मान सकते हो भाई। आज एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है? परीक्षा लेना, ठीक है। तो एग्जामिनेशन है किसका? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का। अभी हमने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अंडरटेकन with the view to establishing whether they correctly and completely reflect the transaction to which they purport to relate। मतलब ये एक एग्जामिनेशन है ऑडिट किसका? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का। इस इरादे के साथ किया जाता है ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि भाई जिन ट्रांजैक्शन या साल भर में जो भी गतिविधियां हुई, क्या उन सारी गतिविधियों को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही से दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। भाई आपको ये चीज़ तो माननी पड़ेगी। जैसे ये फाइनेंशियल ईयर है जो 1/4/2021 को शुरू हुआ, 1/4/2022 को कैसे ख़त्म होगा? 31/3/2022 को ख़त्म होगा। तो साल भर के अंदर खूब सारी एक्टिविटीज़ होगी, खूब सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, परचेज होगी, सेल होगी, 1000 तरह के खर्चे होंगे। ये साल भर के जो ट्रांजैक्शंस है ये तो हो गए। अब इनके आधार पे क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। ये रिकॉर्ड जो है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाते हैं, जिसमें वाउचर्स हो गए, जनरल, ये कहीं नहीं जाते, ये तो कंपनी के अंदर ही रखते हैं। इनको कोई थर्ड पर्सन देखता भी नहीं है, कोई तीसरा व्यक्ति इनको आके देख भी नहीं सकता। जो बाहरी व्यक्ति है, जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, कंपनी के मालिक है, जो लोन दे रहे हैं, वो सब किसको देखते हैं? इस फाइनेंशियल, इसकी जो समरी होती है फाइनेंशियल। तो ऑडिटर को बस यही देखना होता है कि जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस इंफॉर्मेशन के ऊपर बना है क्या वो सही बना है या नहीं है। मतलब ये इंफॉर्मेशन के ऊपर ये सही है या नहीं है। ओके, इन्होंने टेलर जी ने दी है कोई डेफिनेशन। ऑडिट इज डिफाइंड एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ सम स्टेटमेंट ऑफ फिगर्स, कुछ फिगर्स का इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग एग्जामिनेशन ऑफ सर्टेन एविडेंस, कुछ सबूत भी इकट्ठा करता है वो। अभी हम देखेंगे आगे सबूत कैसे इकट्ठा करता है। कुल मिला के जो ऊपर अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी है, सॉरी थोड़ा ऊपर जो अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी है उनका सार ये है, क्या ऑडिट जो है उसके अंदर एक इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमत्ता, दिमाग के साथ क्रिटिकल एग्जामिनेशन। क्रिटिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं वैसे पॉलिटिकल एग्जाम्पल नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर मान लो मैं मोदी जी का भक्त हूं, ठीक है, आप केजरीवाल भक्त है, मान लेते हैं, ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूं ना, मैं समझा रहा हूं। अब मुझे आप अगर केजरीवाल जी की कोई बात लाके बताओगे कि भाई इन्होंने ये योजना लाई है और इसके अंदर ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बताओ मैं क्या करूँगा? क्या मैं इंडिपेंडेंटली उसको इवेल्युएट करूँगा या सीधा उसमें कमी निकालने के लिए झपटूंगा? क्योंकि मैं पहले से ऑक्यूपाइड हूँ, तो मैं जाहिर सी बात है इसमें सीधी क्या करूँगा? कमियाँ निकालूंगा। सिमिलरली मैंने आपको बताया कुछ कि भाई मोदी जी ने ये योजना लाई है, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त है, या ये डिसीजन लिया, बड़ा ज़बरदस्त लिया। आप क्योंकि पहले से दिमाग के अंदर आप इनसे ऑक्यूपाइड हो, इनसे जुड़े हुए हो, तो क्या आप क्रिटिकली एनालिसिस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में पूर्वाग्रह है, आपका दिमाग पहले से एक तरीके से ऑक्यूपाई हो चुका है। लेकिन जो ऑडिटिंग होती है उसके अंदर हमें क्या करना होता है? एक इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमत्ता के साथ क्रिटिकल एग्जामिनेशन। क्रिटिकल का मतलब जो किसी का पक्ष न ले, सही को सही बताए, गलत को, जैसे मूवी क्रिटिक्स होते हैं जो फिल्म के रिव्यूज़ देते हैं, वो उस बिल्कुल बताते हैं एक्टिंग यहाँ गड़बड़ है, यहाँ सही है, यहाँ डायरेक्शन अच्छा है, यहाँ फिल्म का स्क्रीन प्ले गड़बड़ हो गया, यहाँ म्यूजिक स्कोर डाउन हो गया। तो क्यों? क्योंकि वो क्रिटिक्स है, वो इंडिपेंडेंटली ये चीज़ें कर रहे हैं।
तो यहाँ ऑडिटर का काम क्या है, इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, ये हम समरी पढ़ रहे हैं, जितनी भी ऊपर डेफिनेशन दे रखी है अलग अलग महान हस्तियों ने दी है, ये देख लीजिए, सबके नाम इतने हमें याद नहीं रखने हैं, बस मैं जस्ट उनकी समरी आपको बता रहा हूँ कि सब में निकल के ये बातें आती। पहली बात कि इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है किसका, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। दूसरा, ये किसके द्वारा किया जाता है कि इंडिपेंडेंट प्लस क्वालिफाइड पर्सन, सिर्फ इंडिपेंडेंट होना नहीं, दूसरा क्वालिफाइड भी होना चाहिए, मतलब CA CS या जो भी उसके लिए क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिसीव फ्रॉम क्लाइंट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है, समझिएगा। ये कंपनी का मैनेजमेंट, इसने क्या बनाए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड मेंटेन किए, उसके आधार पे इन्होंने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए। इधर कंपनी के मालिक हैं, इन्होंने हमें नियुक्त किया, हम क्या हैं, ऑडिटर हैं। अब एक बात बताओ, ये ऑडिटर जिस चीज़ की ऑडिट करेगा, चेकिंग करेगा, वो सारी चीज़ें कौन देगा, ये मैनेजमेंट ही तो प्रोवाइड करेगा, यही तो लाके हमें किताबें देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगा कि लाओ इसमें से देखो। हमें कुछ कन्फ्यूजन होगा तो भी हम इनसे पूछेंगे, बताओ भाई ऐसा कैसे किया, ये यूँ क्या, यहाँ क्यों डाला, इधर क्यों डाला, हटाया क्यों, सारी चीज़ें हम यहीं से लेंगे। तो ये जो कार्य है पूरा ऑडिट, इट इज़ डन किसकी मदद से, वाउचर्स, जो भी सपोर्टिंग, हर ट्रांजेक्शन का एक वाउचर होता है। क्या होता है वाउचर, आगे और डिस्कस करेंगे, कुछ नहीं, जो बिल है वाउचर उसको बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, जो भी जानकारी हमें मिली कहाँ से, क्लाइंट से। क्लाइंट का मतलब ये मैनेजमेंट, कंपनी जो है वो हमारी क्लाइंट है। एंड ऑडिटर सेटिस्फाई हिमसेल्फ विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय पर्टिकुलर पीरियड। लास्ट बात ये निकल के आती है, ऑडिटर जो है वो खुद को सेटिस्फाई करता है कि भाई हाँ मैं संतुष्ट हूँ, मैंने पूरे तरीके से चीज़ें चेक कर ली और उसके अंदर सब कुछ सही है। ओके, तो आज की समरी बस यही है, मैं और कुछ आपको चार्ट नहीं बनवाऊंगा क्योंकि अभी तो पहली क्लास है, ठीक है, ज़रूरत भी नहीं है। जैसे ही हम एक टॉपिक पढ़ेंगे मैं आपको ज़रूर उस पर लगाऊंगा। आज हमने क्या पढ़ा है, बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग, यानी अंकेक्षण के जो बेसिक बातें हैं वो पढ़ी है। पहली चीज़ हमने इसका ओरिजिन देखा, ओरिजिन यानी शुरुआत कहाँ से हुई, तो हमने कहा एक लैटिन वर्ड है, क्या नाम है, जिसका मतलब होता है टू हियर, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। प्लस ये तो पहली, और दूसरी चीज़ हमने देखी अर्थ शास्त्र बाय कौटिल्य, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में भी इसका जिक्र है। दूसरा हमने देखा व्हाट इज ऑडिट, ऑडिट क्या होती है, तो हमने देखा ऑडिट की मीनिंग एंड ऑडिट का कॉन्सेप्ट कि वे किस तरीके से काम करती है। ये मैनेजमेंट होता है, ये कंपनी के मालिक होते हैं जो चाहते हैं कि भाई हमारा जो हिसाब किताब है एक्यूरेट हो, तो वहीं से ऑडिट, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑडिट कहते हैं। ठीक है, चलिए, वैसे ये टॉपिक पूरा होगा तब मैं इसका चार्ट प्रॉपर बनाऊंगा, ये जस्ट मैंने एक बार समराइज करवाने के लिए आपको बताया है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, और जुड़े रहिएगा। मेरा इतना आपको 100% अश्योरेंस के साथ मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, आपको बेस्ट ऑडिट लाइफ के अंदर, इससे बेटर ऑडिट आप ना कभी पढ़ी है ना कभी पढ़ पाओगे। मैं मेरी तरफ से 200% दूंगा। आपसे मुझे जो जो चाहिएगा, जहाँ जहाँ सपोर्ट चाहिएगा कि भाई आपको ये चीज़ करनी है, ये प्रैक्टिस करनी है, मैं आपसे डिमांड करूँगा और आपको वो पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।